हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 करने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग लिए हैं हिस्ट्री के प्रश्न लिए हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न लिए हैं, पॉलिटी के प्रश्न है और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौटिल्य अथवा चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो कौटिल्य और चाणक्य था वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। दोस्तों, जो कौटिल्य और चाणक्य था उसका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। क्या था फ्रेंड्स? उसका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। दोस्तों, आइए जान लेते हैं और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है इस प्रश्न से। दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। और दोस्तों, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और दोस्तों, चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में सबसे बड़ी मुख्य भूमिका जो रही थी चाणक्य की ही रही थी। यानी कि दोस्तों, जो सबसे प्राचीनतम राजवंश था जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित कर चुका था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था? तो दोस्तों, अशोक का नाम क्या था? दीवान प्रियदर्शी था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो अशोक था, अशोक अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। अभी प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों, अशोक की कौन सी पत्नी थी जो उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो उसका नाम था करुवाकी थी, जो अशोक को सबसे ज्यादा प्रभावित की थी। और दोस्तों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया था। किस प्राकृत का प्रयोग किया था अभिलेखों के लिखने के लिए? तो अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म को कलिंग विजय उपरांत जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग विजय, जो 13वें अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। उस समय कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, जो सांची का स्तूप है उसमें बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण किया गया है। यानी कि जो सांची का स्तूप है उसमें बौद्ध कला और मूर्ति कला का निरूपण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था उसका क्या नाम था? तो दोस्तों, उसका नाम था, दोस्तों प्राचीन समय में जो जैन धर्म को अपनाया था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात की है चंद्रगुप्त मौर्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य है सबसे प्राचीनतम राजवंश की श्रेणी में आता है। सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और मौर्य साम्राज्य की सबसे प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पड़ था। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने की सबसे बड़ी भूमिका थी चाणक्य की। चाणक्य का क्या क्या नाम था? कौटिल्य था, विष्णुगुप्त। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और दोस्तों, अर्थशास्त्र का उसमें वर्णन उसने राजनीति से संबंधित तथ्यों का वर्णन किया था। और दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, यह मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, इस विद्रोह को प्रारंभ होने का प्रमुख तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका प्रमुख तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, जिसके कारण यह जो मेरठ का विद्रोह था 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई थी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी मंगल पांडे। मंगल पांडे एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने चर्बी और कारतूस वाले बंदूक को उपयोग करने से मना कर दिया था, जिसके कारण यह विद्रोह 1857 की क्रांति उत्पन्न
हुई थी। और दोस्तों मंगल पांडे पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 का विद्रोह क्रांति उत्पन्न हुई थी तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अगर बात की जाए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है यह भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की उपराष्ट्रपति से की जाती है। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? उसकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ वह संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर ऐसी योग्यता है तो वह भारत के उपराष्ट्रपति बन सकता है। और दोस्तों जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की जाती है अप्रत्यक्ष प्रणाली विधि से की जाती है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का यह सदस्य नहीं होता है। और दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा और पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। और दोस्तों बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि भारत के वह कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए अपने पद को त्यागपत्र दे दिया था? तो उनका नाम था डॉक्टर बीबी गिरी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं। भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय संविधान में, अगर बात की जाए अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के नियुक्ति और पदच्युति का वर्णन किया गया है। किस संविधान में, किस आर्टिकल के तहत? 75 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और दोस्तों भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, यानी कि अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री परिषद के पद पर 6 माह तक ही रह सकता है। 6 माह से अधिक रहने के लिए वह सदन के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए जोग प्रपात के बारे में, जोग प्रपात का एक अन्य नाम है, इसे गरशोपा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों इसका एक और जोग प्रपात या गरशोपा जलप्रपात, और इसका जो अभी हाल ही में नया नाम रखा गया है जिसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो जोग प्रपात है यह शरावती नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न से क्या याद करना है, जोग प्रपात का अन्य नाम गरशोपा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, और यह कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों जो धुआंधार जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो शिवमुद्रम जलप्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो गोकक जलप्रपात है यह गोकक नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि होंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और जो गोकक जलप्रपात है गोकर्ण नदी पर स्थित है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों होंडरू जलप्रपात है जो आपके रांची में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
नेक्स्ट प्रश्न है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो दोस्तों यह है आपके आनुवंशिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए आनुवंशिकी के जनक का क्या नाम था, तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंटल था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर बात की जाए कि आनुवंशिकी का महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, तो जीन का होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने सेल नाम को सबसे पहले दिया था, इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज किया गया था। दोस्तों जो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल की खोज किया था, तो उसने कार्क में किया था, और जब खोज किया था तो सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किया था। और दोस्तों रॉबर्ट हुक का एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, पुस्तक का नाम है। दोस्तों और भी अगर बात कर सकते हैं इसके बारे में, कोशिका विज्ञान के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है। जिसमें कोशिका के अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। आधुनिक कोशिका के विज्ञान के जनक का नाम है स्वानसन नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों बात की जाए भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक का क्या नाम है, तो A.K. शर्मा नाम है। एक प्रश्न और भी यहाँ से बनता है, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज A.V. ल्यूएनहॉक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और दोस्तों A.V. ल्यूएनहॉक ने 1676 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के अंदर किया था। अगर बात की जाए रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने कार्क में किया था, और रॉबर्ट हुक ने कार्क में किया था तो मृत कोशिका की खोज किया था। लेकिन A.V. ल्यूएनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले A.V. ल्यूएनहॉक के द्वारा 1676 ईस्वी में देखा गया था। एक प्रश्न और याद रखिएगा, जो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक का नाम है स्वानसन। स्वानसन ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है सेल बुक। क्या नाम है फ्रेंड्स, सेल बुक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोशिका के बारे में वर्णन किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।